हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वत पुरी। नाम तो आप सबको पता होगा। आप बार बार सर आप बोलते रहते हो इंट्रो में। आदत पड़ गई यार मुझे। और सर आदत तो आपको पड़ गई है नाम बोलने की, लेकिन आपको लगता है रेगुलर लेक्चर बनाने की आदत नहीं पड़ी अभी तक, है ना। बार बार आप 2 बार से मैं देख रहा हूँ सर आपको कि आप जा रहे हो ये बोल के कि रेगुलर रहूँगा, और फिर 4-5 दिन का गैप। हाँ यार, दिक्कत हो रही है थोड़ी, लेकिन देखो एक चीज़ मैंने बोली थी, मैं जीएसटी के लेक्चर कंटिन्यू करूँगा और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं चाहता तो देखो 5 दिन के ब्रेक के बाद बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, बंदा नहीं करता, मैं फिर भी करूँगा यार, क्योंकि मेरे को ये करना है। और रही बात मैं क्यों लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ शॉर्ट में, अगर आपको बताऊँ मैं, तो बात यह है मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में भी शॉर्ट में आपको बताया था। उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और प्लस मैं थोड़ा लेज़ी भी हूँ। ये भी रीज़न है। लेज़ी को तो चलो मैं मैनेज कर लूँगा। आर्टिकलशिप का फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जीएसटी के लेक्चर्स बनाऊँगा, बिल्कुल बनाऊँगा। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ख़त्म कर दूँगा इसको पूरा। चलो आज हमें एक नया चैप्टर चालू करना है। लास्ट क्लास में हमने आरसीएम, दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर पूरा ख़त्म किया था। और आज के इस लेक्चर में हम कंपोजिशन लेवी का चैप्टर चालू करेंगे। अब कंपोजिशन स्कीम या फिर कंपोजिशन लेवी, आप कुछ भी कह लो। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बताओ। क्या करते हैं सबसे पहले हम चैप्टर का क्या लिखते हैं, नाम। चैप्टर क्या है हमारा, फिर हम जानेंगे चैप्टर के बारे में। पहले नाम तो लिखो सर आप। लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, रुको, सब्र करो। कंपोजिशन, अरे सर राइटिंग, COMPOSITION, कंपोजिशन स्कीम। लेवी मत बोलो, स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। वो कहाँ गया, लाइन गिरा। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और अगर मैं सेक्शन नंबर की बात करूँ तो सेक्शन नंबर है 10, ठीक है। अब हम हर चैप्टर को क्या डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट्स में हम हर चैप्टर को डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर को भी हम कंसेप्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1 सप्लाई में और आरसीएम में क्या था, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। तो इसमें भी हम समझेंगे हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है उस चैप्टर में ऐसा, ठीक है ना। तो चलो हम कंसेप्ट नंबर 1 लिखते हैं। हमारा कंसेप्ट नंबर 1 ब्लैक पेन से हम लिखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है जी। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं सर, क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ऐसा क्या है इस चैप्टर के पीछे जो हमें हमारी बुक समझाना चाह रही है। मैं अभी आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए ना हम 2 बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स में बना रहा हूँ, रुको। इतना बड़ा आई गेस बॉक्स सफिशिएंट रहेगा। हम्म, अरे यार शिट, मैंने वो ऑन ही नहीं किया। हाँ ये कोई बात नहीं, इतना बड़ा बॉक्स सफिशिएंट रहेगा। इसे छोटा ही सफिशिएंट रहता वैसे, चलो कोई बात नहीं। हे भगवान, आपको क्या हो गया है। अबे ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया यार, इसको छोटा करना है। ठीक है, ये बॉक्स, एक इस पेज में पूरा बॉक्स बना लो, रुको। सर बॉक्स नहीं बन रहा, आपसे बताओ। एक मिनट, कॉपी, एक इस पेज में बना लो, ठीक है। पेस्ट। सर इतने बड़े बड़े बॉक्स बना रहे हो आप। हाँ, बड़ा बड़ा बॉक्स बनाना है क्योंकि आपको कुछ कंसेप्ट मुझे समझाने हैं। गला सर आपका क्या हो गया, आपके गले को। नहीं अब तो ठीक हो गया यार। जनरली अभी ना मैं चाउमीन खा के आया हूँ बाहर, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा आओ, यही सब खाते रहो सर। हाँ, इधर देखो अब ध्यान से। अब हम चालू कर रहे हैं ऑफिशियली। 4 मिनट हो गए हमें इस वीडियो में और मैं यही सब बोले जा रहा हूँ, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब चलो पढ़ना स्टार्ट। यहाँ पे मान लो क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, ये कौन है, ये कौन है, गेस करो। ये कौन है, अबे छोटा बन जा, हाँ ठीक है। ये कौन है, ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, शाश्वत, ठीक है। ये मैं हूँ, और मैं जो हूँ यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कस्टमर्स है, यहाँ पे मेरे कस्टमर्स है, रुको। कस्टमर बनाता हूँ यहाँ पे, रुको। कस्टमर कस्टमर कस्टमर, मैं हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये है मेरे कौन, ये है मेरे कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन नहीं, कस्टमर है ये मेरे, ठीक है, ये मेरे कस्टमर है। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है। कस्टमर को मैं फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, क्लोथ्स मान लो यार, गुड्स मत लिखो, थोड़ा
दिल से लिखते हैं क्लोथ्स, ठीक है, हम मैं क्लोथ सप्लाई कर रहा हूँ कस्टमर को। इन दैट केस हम रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं जीएसटी में? एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट किसी को अगर याद हो, मैंने बोला था ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, ये जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। अगर 20 लाख तक की मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है, उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। अगर 20 लाख से ऊपर हो जाती है मुझे लेनी है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मेरी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20.5 लाख है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, 20.5 लाख है, हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पर लेज़र पेन चाहिए मुझे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्लोथ्स बेच रहा हूँ कस्टमर को क्लोथ्स बेच रहा हूँ। जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख। मतलब यहाँ तक मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इससे 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ, 20 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ, 20 लाख मान लो 20 लाख एक हुआ, ठीक है, उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात सुनो, अगर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में, तो उसके साथ साथ कुछ इंप्लीकेशंस भी हम पे लागू होते हैं। चलो उन इंप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। मैं ठहरा छोटा व्यापारी, 20 लाख का मेरा टर्नओवर है, 20 साढ़े 20 लाख का मेरा टर्नओवर है, तो कुछ इंप्लीकेशंस मुझ पे लागू हो रहे हैं। मैं छोटा व्यापारी हूँ, बहुत मैं गरीब हूँ, मुझ पर कुछ इंप्लीकेशंस लागू हो रहे हैं। उन इंप्लीकेशंस को समझते हैं, वो क्या इंप्लीकेशंस है, चलो सुनो, आ जाओ। सबसे पहला लिख देता हूँ लाइन, हाँ अब देखो। रेड से लिखता हूँ यार, रेड बढ़िया रहेगा। मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहला एप्लीकेशन। अगर मैं लाइबल हूँ जीएसटी पे करने के लिए आफ्टर क्रॉसिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख, आफ्टर क्रॉसिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, पहली इंप्लीकेशन। दूसरी इंप्लीकेशन कंप्लाइंस। मुझे, अगर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो मुझे यार देखो पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। उसके लिए मुझे कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, कंप्लाइंस प्रोसीजर मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी इंप्लीकेशन है। उसके बाद आगे इनवॉइस बनाना पड़ेगा यार, इनवॉइस। अब कुछ कच्चे में काम नहीं चलेगा, अब इनवॉइस बनाना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपने ले ली है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट पागल नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है, इनवॉइस देना पड़ेगा, इनवॉइस कस्टमर को देना पड़ेगा, और ठीक है ना, ये भी इंप्लीकेशन है एक। आ जाओ दूसरा, चौथा, आई एम सॉरी, चौथा है प्रोफेशनल सर्विस ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ, मैंने आधा सीए का कोर्स खत्म कर दिया है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, मेरे बस सीए फाइनल के एग्जाम बच रहे हैं, आर्टिकलशिप बच रही है मेरी। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा जीएसटी में लाइबल हो गया पेमेंट करने के लिए, जीएसटी लाइबल हो गया पेमेंट करने के लिए टू द गवर्नमेंट, इन दैट केस उसको सीए भी तो हायर करना पड़ सकता है यार, सीए भी तो हायर करना पड़ सकता है। अगर मैं मान लो अनपढ़ हूँ, मैं मान लो मैं सीए नहीं कर रहा और मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, वो तो सीए हायर करना पड़ेगा, और काफ़ी, और सीए की सर्विसेज मैं लूंगा। मतलब ये भी इंप्लीकेशन आ गई एक तरीके से मेरी, इनडायरेक्ट, ठीक है। और तीसरी डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़े, पांचवी सॉरी, डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब तुम मेरी शक्ल देखो, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ये देखो, तुम जरा मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल में कितना दुख है, क्यों है ये दुख, मेरी शक्ल के दुख का राज क्या है, मुझे ये बताओ। कोई सोचेगा कमेंट पे लिखो। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने दुख का राज बताता हूँ। मैं ये जो पेन है इसको नीचे रख रहा हूँ यहाँ पर, अभी हम दोनों की बात हो रही है, हम दोनों की, जो पढ़ रहा है और मैं, ठीक है, या फिर हम सबकी। सुनो, मैं ठहरा छोटा व्यापारी, ठीक है, छोटा व्यापारी हूँ मैं बहुत। अब मुझे ये बताओ, मेरी टर्नओवर थोड़ी सी क्रॉस हो गई यार, 20 लाख से थोड़ी सी क्रॉस हो गई यार, बस थोड़ी सी, ठीक है। 20 लाख से पहले की टर्नओवर पे यार मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी टैक्स की, गवर्नमेंट को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मुझे लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैं चाहूँ तो लूँ, चाहूँ तो नहीं लूँ। यार मेरे से क्या गलती हो गई, मेरी थोड़ी सी 50,000 की मेरी टर्नओवर ज़्यादा हो गई, 50,000 की टर्नओवर ज़्यादा हो गई, मुझे सारे कंप्लाइंस करने पड़ रहे हैं, मुझे इनवॉइस बनाना पड़ रहा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ रही है, कंप्लाइंस करना पड़ रहा है, सीए को हायर करना पड़ रहा है, उसको फीस देनी पड़ रही है। मतलब जितनी मेरी टर्नओवर नहीं बढ़ी, उससे ज़्यादा तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे कंप्लाइंस में यार। खुद सोचो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई छोटा व्यापारी है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड है उससे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इस केस में 20 लाख इस थ्रेशोल्ड, मेरे एग्रीगेट टर्नओवर 50,000 से ऊपर हो गई, 20 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई,
जितनी ज़्यादा हुई उससे ज़्यादा तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे कंप्लाइंस में, उससे ज़्यादा तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे कंप्लाइंस में। तो मैं क्या पागल बैठा हूँ, मैं क्या पागल बैठा हूँ? मैं खुद सोचो, मेरी तो गलती हो गई, मैं तो गलती हो गई बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी गलती हो गई क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं फालतू में ज़्यादा ज़्यादा कंप्लाइंस में ज़्यादा पैसे खर्च कर दूंगा। टैक्स भी दो, कंप्लाइंस में पैसे खर्च करो। दर्द समझ रहे हो आप स्मॉल व्यापारी का? दर्द समझ रहे हो? इस दर्द को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लाई कंपोजिशन स्कीम। तो अब हमने केस नंबर 1 देखा, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 में क्या है, सुनो। चलो, इसको मैं एक और चीज़ मैंने कॉपी में लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये सारी स्मॉल व्यापारी के लिए क्या है? ये सारी चीज़ें स्मॉल व्यापारी के लिए क्या है? सरदर्दी, सरदर्दी जो स्मॉल व्यापारी है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4, ठीक है। सरदर्दी, ये सब कुछ स्मॉल व्यापारी के लिए है, सर दर्दी, ठीक है जी। हाँ, अब देखो अगला केस। मैंने केस नंबर 1 नहीं लिखा, केस नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। सर भूल जाते हो आप काफ़ी चीज़ें ना, थोड़ा बादाम खाया करो। बादाम खाने की उम्र अभी आपकी है। सर आप तो जैसे पता नहीं 25-30 साल के हो गए ना। नहीं भाई, बेटा बाल थोड़े आगे आ रहे थे। हाँ चलो, बाल कटवाने वाले हो गए, बहुत बढ़ गए हैं मेरे बाल, अभी ज़रा मैं कटवाऊंगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। अभी तक हमने ना प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिया कि स्मॉल व्यापारी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अब देखो दोबारा, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ, ये देखो मेरी खुशी, ठीक है। मेरी खुशी मतलब मेरी हैप्पीनेस, कोई और खुशी की बात नहीं कर रहा मैं, ना कोई खुशी मेरी ज़िंदगी में है। चलो कॉपी पेस्ट, आगे ये एस दोबारा से आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा उदास हूँ। देखो मेरे चेहरे पे आपको उदासी दिख रही होगी, जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो बड़ी करके दिखाई उदासी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी उदासी दिख रही होगी। आपको समझाने के बाद मेरा दिल पूरा बैठ गया, मेरा दिल पूरा उदास हो गया। तो उस उदासी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कंपोजिशन स्कीम, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। चलो अब ये सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर भी मैं क्लोथ्स बेच रहा हूँ, क्लोथ्स बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ बताओ, किसको बेच रहा हूँ भाई? क्लोथ्स कस्टमर को बेचूंगा ना यार, कस्टमर को बेचूंगा ना। 1 2 3 4 5, सर 5 ही कस्टमर को बेचते हो क्या? अबे तेरी ऐसी तैसी, रुको। क्लोथ्स, क्लोथ्स एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इफ अप टू 1.5 करोड़, ठीक है। बताऊंगा अभी, बताऊंगा, रुको पहले लिख देता हूँ। अबे हाँ अब ठीक है। सर चाउमीन मत खाया करो, बता रहा हूँ आपको, पढ़ाना है आपको हमें। एक ज़िंदगी जीने दो यार। हाँ अब देखो, अब गवर्नमेंट एक ऑप्शन लाई, गवर्नमेंट ने मेरी इस उदासी को देखा, गवर्नमेंट ने मेरी इस उदासी को देखा। शाश्वत क्यों उदास हो, क्यों उदास हो? मैंने गवर्नमेंट को रीज़न बताया, जो मैंने आपको ऊपर बताया रीज़न, कि ये सारे रीज़न है गवर्नमेंट, मैं इसलिए उदास हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों तुम उदास हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बताओ अब कैसे मेरी हेल्प करोगे? गवर्नमेंट ने बोला शाश्वत मेरी बात सुन, अगर तू क्लोथ बेच रहा है, अगर तू क्लोथ बेच रहा है कस्टमर को, और अगर तेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से मान ले, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जांपल 20 लाख है, तेरी थोड़ी सी उससे अब ऊपर चली गई, ठीक है, और तो कंप्लाइंस थोड़ी सी किससे ऊपर चली गई? थ्रेशोल्ड लिमिट से, क्या बोल रहे हो सर, थोड़ी सी थ्रेशोल्ड लिमिट से जो एग्रीगेट टर्नओवर है ऊपर चली गई, फॉर एग्जांपल 50,000 ऊपर चली गई 20 लाख से, उस केस में हाँ हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हो सकता है तेरी कंप्लाइंस बर्डन के चक्कर में तेरे पे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाए, तेरे को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाए, तो कस्टमर पे ध्यान ना दे पाए, तेरा बिजनेस नीचे डाउन होने लग जाए। हम समझ रहे हैं वो चीज़, हम समझ रहे हैं वो चीज़। तो उसके लिए हम तेरे को एक ऑप्शन दे रहे हैं, उसके लिए हम तेरे को एक ऑप्शन दे रहे हैं। गवर्नमेंट मुझे कह रही है, गवर्नमेंट मुझे कह रही है, गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसमैन को कह रही है, उसके लिए हम तेरे को एक ऑप्शन दे रहे हैं शाश्वत, उसके लिए हम तेरे को एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि अगर तू क्लोथ बेच रहा है और उस क्लोथ बेचने में तेरी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अप टू 1.5 करोड़ है, अगर तू क्लोथ बेच रहा है कस्टमर को, क्लोथ मतलब गुड्स, ठीक है, गुड्स बेच रहा है कस्टमर को, ठीक है, और गुड्स जो भी तू कस्टमर को बेच रहा है, अगर तेरी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अप टू 1.5 करोड़ है, एग्रीगेट टर्नओवर का ही मतलब हम समझेंगे बाद में, अगर तेरी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो उस केस में ना तो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करियो।
सर आपने बोला बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपने ऊपर बोला जीएसटी में अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी टैक्स देना है, और आप कह रहे हो कंपोजिशन स्कीम में भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कंपोजिशन स्कीम में पता है टैक्स कैसे देना होता है? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में अच्छे से समझाऊंगा। 1% टैक्स, या फिर 0.5 या फिर 0.5% ऑफ CGST एंड SGST, या फिर 1% IGST का। ठीक है? हैं? ये क्या है सर? ऐसे कैसे हो सकता है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको पूरा समझाऊंगा मैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दो, मतलब तुम कम टैक्स दो, कम टैक्स दो। मेरे हाथ, कम टैक्स दो, ठीक है? टेबल लगा पूरा, ऐसे हाथ हुए, ऐसे करा था ना मैं, कराटे। चलो, हाँ, तुम कम टैक्स दो, ठीक है? गवर्नमेंट ये कह रही है, कोई बात नहीं, तुम अब देखो कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट क्या क्या है। कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट क्या क्या है? जैसे ये सरदर्दी थी, ये सरदर्दी थी, यहाँ पर नीचे सरदर्दी कैसे कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, उस सरदर्दी को कम होते हुए हम अब देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ। चलो आओ, इधर आओ। 1 2 3 4 5, आ जाओ। 6 है भाई यहाँ पे, 6, ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं बना, आई डेंट लाइक इट। आओ इधर। पहला रेड से हमने ऊपर लिखा था, तो यहाँ पर भी हम रेड से ही लिखेंगे। पहली चीज़ भाई, कंपोजिशन स्कीम में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गई है, या फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सर तो फ़र्क क्या हुआ? बता रहा हूँ ना फ़र्क क्या हुआ, बताता हूँ, रुको 1 मिनट। रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लो पहले, ठीक है? दूसरी चीज़, वहाँ पर ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? जब मैं पहले खुश था, फिर मैं उदास हो गया, ऊपर क्या था? ऊपर मुझे डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, पर यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मतलब इन डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करने। वहाँ पे इनवॉइस भी बनाना है, ऊपर वाले केस में वहाँ पे इनवॉइस भी बनाना है, यहाँ पे इनवॉइस नहीं बनाना होता, डिटेल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने, इस केस में सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सिंपल रिकॉर्ड, ठीक है? सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और इनवॉइस इशू नहीं करना है। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है बता रहा हूँ, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है यहाँ पर। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि टैक्स सप्लायर ही देगा, ही देगा। सर मैं ये समझा नहीं, आपने हमें आरसीएम में बताया था कुछ टैक्स रिसिपेंट दे रहा है, यहाँ पर टैक्स सप्लायर दे रहा है। सर ये क्या हो रहा है सर? ये आरसीएम अलग था, देखो आरसीएम से कंफ्यूज मत होना। आरसीएम में क्या था? चलो शॉर्ट में बताता हूँ। रिसीपेंट टैक्स देता है, रिसीपेंट टैक्स देता है गवर्नमेंट को। टैक्स देने की लाइबिलिटी रिसीपेंट पे है, और गवर्नमेंट कोई पे रिसीपेंट कर रहा है, ये था आरसीएम, ठीक है? टैक्स देने की लाइबिलिटी रिसीपेंट की है, और टैक्स पे भी गवर्नमेंट को रिसीपेंट ही कर रहा है, ये आरसीएम था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है चीज़, यहाँ पे डिफरेंट है चीज़। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा व्यापारी हूँ, मैंने कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है टैक्स पे करने का, और मुझे टैक्स पे करना है 1%, या फिर 0.5 और 0.5%, ठीक है? ठीक है, ऑफ CGST SGST, या फिर यहाँ पर IGST, ठीक है? समझ गए? तो देखो अब मेरे को क्या करना है, मान लो 100 रुपये का बिल आया, 100 रुपये का बिल आया, ठीक है? 1000 रुपये का समझो, छोटी मोटी मैं ट्रांजेक्शन करता नहीं, ठीक है? थोड़ा बड़ा आदमी हूँ मैं। चलो 1000 रुपये का बिल आया, ठीक है? अब इसका 1% कितना हुआ? इसका 1% कितना हुआ? इसका 1% 10 रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ। तो मुझे ये जो 10 रुपये है ना, ये मुझे देखो 1 मिनट, यहाँ पर कस्टमर है, ये रिसिपेंट है, ठीक है? और ये मैं सप्लायर हूँ। तो मुझे ये रिसिपेंट से चार्ज नहीं करने हैं 10 रुपये, ये रिसिपेंट से चार्ज नहीं कर सकता मैं, मुझे अपनी जेब से देना है। मतलब 1000 रुपये जो है ना, ये जो 1000 रुपये है, इसमें से 10 रुपये माइनस कर दो, जो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा मैं। मुझे रिसिपेंट से कुछ चार्ज नहीं करना, मेरे को 10 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, और मेरी जेब में कितने आएंगे? 990 रुपये, 990 रुपये आएंगे, ठीक है ना? मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम के केस में टैक्स सप्लायर ही बॉन्ड करता है, टैक्स सप्लायर ही बॉन्ड करता है, लाइबिलिटी टैक्स देने की सप्लायर की ही होती है, ठीक है ना? देखो जनरली क्या होता है, जनरल पब्लिक पे बर्डन होता है, मतलब रिसिपेंट पे बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है? लेकिन कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट कहती है अगर आप ऑप्ट कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम, तो सप्लायर तुम ही टैक्स दोगे। नॉमिनल जो रेट है, नॉमिनल 1% जो रेट है, तुम ही टैक्स दोगे यार, तुम उससे चार्ज नहीं कर सकते, क्या नाम है, आप हमारे प्यारे रिसिपेंट से, ठीक है ना? समझ गए? कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो, मैंने इन डिटेल समझाया है इसको, फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिल में किसी दिल के किसी कोने में किसी कमरे में रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द। चलो, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या आगे ही बोल लो सर? अबे बोल रहा हूँ भाई, शांति। यहाँ पर आपको ईयरली रिटर्न GSTR 4, ठीक है?
इन GSTR 4 मेंटेन करना है। सुनो, जब आप GST पे कर रहे हो नॉर्मल ऊपर वाले केस में यहाँ पर ना आपको मतलब देखो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आपको मंथली रिटर्न का ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको रिटर्न चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। मंथली रिटर्न या फिर QRM पे स्कीम होती है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, मतलब बहुत चक्करबाजी है ऊपर, बहुत चक्करबाजी है, आपको समझाऊंगा इसमें। लेकिन यहाँ पर पता है क्या बोल रही है गवर्नमेंट, तुम यार एक काम करो, तुम साल में एक बार रिटर्न बनाओ, तुम साल में एक बार रिटर्न फिल करो, ठीक है। बहुत सही, मतलब ये एक बेनिफिट है, कंप्लाइंस कम हो रहा है यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में। लेकिन एक नुकसान है, इसको ब्लू से लिखूंगा मैं, नो ITC। मतलब क्या है सर, ITC तो कंपनी है। अबे शेयर मार्केट में मत घुसो अभी, ठीक है। सुनो, ITC मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, लेजर पेन, ठीक है। हाँ देखो, ये है सप्लायर, ठीक है, और ये है रिसिपिएंट, ठीक है। अब देखो ये क्लोथ बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो रिसिपिएंट है ना, ये रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, यहाँ पे कोई बंदा है रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है, इसको मैं बता दूँ, रिटेलर है ये, ठीक है। ये होलसेलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल यहाँ पे खरीदा मैंने, ठीक है। और ये कंपोजिशन स्कीम में टैक्स नहीं पे कर रहा है, ये नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा है। मतलब देखो ये तो पूरा टैक्स किससे चार्ज करेगा, ये तो सप्लायर से टैक्स पूरा चार्ज करेगा। समझे मैंने क्या बोला, मतलब ये जो रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करता। हम एग्जांपल ले रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करता। अगर ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करता, अगर ये नहीं करता तो क्या होगा, तो ये तो टैक्स चार्ज करेगा ना अंडर GST सप्लायर से, ठीक है। तो इसने टैक्स चार्ज किया, मान लो 100 रुपये का बिल आया, 1000 रुपये का बिल आया, छोटी मोटी बात हम नहीं करते, देखो 1000 रुपये का बिल आया, उस पर 10% टैक्स कितना हुआ, 100 रुपये। तो इसने मुझे बिल पकड़ा दिया इतने का, इसने मुझे इतने का बिल पकड़ा दिया, ठीक है मुझे। अब मैं बेचारा मैं देखो मैं टैक्स, एक मिनट रुकना, ओ मेरी फ़ोन की बैटरी 10% बची है, वाह कोई बात नहीं। इसने हमें, टाइम हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी आई गेस। चलो बंद भी होगी तो क्या हो गया, हम दोबारा चालू कर देंगे, हम डरते हैं क्या हारने से। हाँ चलो, इसके बाद इसने मुझे जो है ये इतने रुपए का बिल पकड़ा दिया, ठीक है, इतने रुपए का बिल पकड़ा दिया, जिसमें टैक्स भी है। लेकिन इस टैक्स का मैं ITC नहीं ले सकता, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, ये सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, इसका ये ITC नहीं ले सकता, नो ITC, ठीक है ना, नो ITC। अब देखो, अब मान लो ये बंदा सप्लायर 1000 रुपये का माल आगे बेच रहा है, और इस पे 1% टैक्स लगा रहा है, 1% टैक्स लग रहा है, कितना हो गया, 10 रुपये। अब इस 10 रुपये का ITC ये रिसिपेंट क्लेम नहीं कर सकता, इस 10 रुपये का ITC रिसिपेंट क्लेम नहीं कर सकता। समझे मेरी बात, मतलब अगर देखो, अगर सप्लायर को कहीं से इनपुट मिल रहा है टैक्स लगा के, उस पर सप्लायर ITC क्लेम नहीं कर सकता अगर वो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है। समझे मेरी बात, नीचे देखो स्क्रीन पर आपको समझ आएगा। और अगर सप्लायर भी जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है किसी रिसिपिएंट को दे रहा है कोई भी गुड्स, तो उस केस में वो रिसिपिएंट भी कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पर ITC क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली सप्लायर पे कर रहा है। मैंने बताया ना, बिल ऑफ सप्लाई सप्लायर इशू कर रहा है, बिल ऑफ सप्लाई सप्लायर इशू कर रहा है, तो टैक्स भी वही पे कर रहा है, ठीक है, नॉमिनल रेट पे टैक्स। समझे मैंने क्या बोला, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ITC नहीं मिलता कंपोजिशन स्कीम में, जो टैक्स पे कर रहा है उसको ITC नहीं मिलता, भले ही उसने अपने रॉ मटेरियल परचेजर से या फिर होलसेलर से, भले ही उसने अपने रॉ मटेरियल, एक मिनट रुको लिख के बताता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सप्लायर है, इसका रॉ मटेरियल परचेजर है, भले ये टैक्स लगा रहा हो, ठीक है, लेकिन इस पर भी ये ITC क्लेम नहीं कर सकता, इस पर भी नो ITC, ठीक है। और अगर ये आगे भी किसी को बेच रहा है, तो ये बंदा भी इसके माल बेचने पर जो ये चार्ज करेगा टैक्स, उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकता, 1% उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करता है पर्सन, फॉर एग्जांपल जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, उसका रिसिपिएंट भी ITC क्लेम नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम जो भी उसको गुड्स, जो भी उसको इनपुट दे रहा है, और कंपोजिशन स्कीम जिस पर्सन से रॉ मटेरियल खरीद रहा है या फिर जिस पर्सन से इनपुट खरीद रहा है, वो उसका भी ITC क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब अगर मैं क्लोथ बेच रहा हूँ, इस पर थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, अगर मैं क्लोथ बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रॉ मटेरियल, मतलब क्लोथ का मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो बंदे से मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, अगर वो मुझ पर टैक्स लगा रहा है अंडर नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में नहीं,
मैं उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और मैं भी अगर किसी बंदे को मैन्युफैक्चर कर लिया मैंने क्लोथ और मैन्युफैक्चर क्लोथ किसी रिटेलर को बेच रहा हूँ, वो रिटेलर भी मेरे इनपुट पर जो मैं उसको दे रहा हूँ उसके लिए तो इनपुट हुआ ना, उस पर वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, उस पर वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए। चलो आगे, जो मैंने आपको 1% वाली बात बोली थी, जनरली ये जनरल रूल है। आगे अभी हम आप कुछ और टैक्स रेट्स भी है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जनरल 1% है गुड्स के केस में, ठीक है। एक और भी है इसमें चीज़, वो मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी, या फिर आप समझ लो 0.5 प्लस 0.5% बॉर्न बाय सप्लायर, ठीक है जी, समझे। तो मैंने आपको ये दो केस में ना ये समझाने की कोशिश करी है, ये समझाने की कोशिश करी है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। पहले मैं बहुत खुश था, फिर मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मुझे पहले मैं खुश था कि मेरे को यार देखो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पहले मैं बहुत खुश था कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम थी, जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट से मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कम थी, तो मैं बहुत खुश था। फिर मेरे चेहरे पे उदासी है, उदासी का राज क्या था? उदासी का राज था कंप्लाइंस बर्डन। मेरी टर्नओवर थोड़ी सी ज़्यादा हुई, 50,000 ज़्यादा हुई बस 20 लाख से, लेकिन मुझ पर कंप्लाइंस बर्डन बहुत बढ़ गया। मुझे बहुत टाइम उस पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो मैं टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे बहुत मनी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एज अ स्मॉल रिटेलर और एज अ स्मॉल ट्रेडर और एज अ स्मॉल एनी बिजनेसमैन, एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन, मेरे लिए वो सरदर्दी है, ठीक है, मेरे लिए वो सरदर्दी है, ठीक है। तो उस सरदर्दी से स्मॉल बिजनेसमैन को बचाने के लिए, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर थोड़ा सा ऊपर गया है बस थ्रेशोल्ड से, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट लाती है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में कंप्लाइंस बर्डन होता है लेकिन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको ईयरली रिटर्न अंडर जीएसटीआर 4 भरनी होती है और आपको इनवॉइस इशू नहीं करना, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। आपको आईटीसी, इसका एक डिसएडवांटेज, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम के साथ। जो भी डील कर रहा है आगे आगे वाली चेन में, जो उसका रिसिपेंट है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने वाला जिससे इनपुट परचेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, अगर वो भी टैक्स चार्ज कर रहा है, उस पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी है, तो उस पे भी आईटीसी नहीं ले सकता कंपोजिशन स्कीम पे जो टैक्स पे कर रहा है वो बंदा, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर कोई बंदा आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो वो कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन के साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो आईटीसी चाहिए, समझ गए ना। ये इस सिरदर्दी से, अगेन बोल रहा हूँ, सिरदर्दी थी कंप्लाइंस बर्डन, उस सिरदर्दी से बचाने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। समझे, इस चैप्टर को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सरदर्दी आ रही थी स्मॉल रिटेलर पे, स्मॉल बिजनेसमैन पर। उस सरदर्दी से बचाने के लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, बाय द नेम ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जिसको हमने समझा कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं। चलो, इसकी महत्वता आपको समझ आई होगी, उसके बाद आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे आगे के कंसेप्ट्स को। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा। हम आज मेरे ख्याल से वही ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, वही ख़त्म कर पाएंगे। उसके बाद हम अगले क्लास से चालू करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 पर आ रहा हूँ जल्दी से। हाँ, कंसेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टाइप्स ऑफ सप्लाई तो यही होता है। अच्छा, हम ना इसमें टैक्सेबल, एक सेकेंड, हाँ, इसमें हम टैक्सेबल सप्लाई को फर्दर बाइफरगेट करेंगे। उसके अंदर 4 चीज़ें और आती हैं, ठीक है। लिखता हूँ यहाँ पर पहले जो आपने बोला और जो मैंने बोला, ठीक है, और जो आपके दिल ने बोला और जो मैंने बोला, क्योंकि आप तो मेरे सामने हो नहीं। टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब देखो, पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझते नहीं, लिखते हैं। आओ ज़रा आओ, अब आ भी जाओ। इसका मतलब है टैक्सेबल सप्लाई का सप्लाई ऑफ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, एसओजी, या फिर एसओएस, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, विच इज लाइवेबल
टू जीएसटी, टू जीएसटी, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब मतलब इस पर जीएसटी लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? जिस पर जीएसटी लगेगा। बैटरी देख लो फ़ोन की 7% है। हे भगवान, मेरी वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो जाए। हाँ चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज़ लायबल टू जीएसटी। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट लायबल टू जीएसटी, नॉट लायबल टू जीएसटी। देखो, टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? जिस पर जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ गए? जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बस। हमने जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने जीएसटी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो वो है, उस पर नहीं लगेगा। और कुछ गवर्नमेंट ने बोला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई हुई है जिन वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब हम टैक्सेबल सप्लाई को फर्दर बाइफरगेट करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जिस पर जीएसटी लग सकता है, जिस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ है उसको फर्दर बाइफरगेट करते हैं। वो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर ये रही। इसको मैं एक बॉक्स में बनाऊंगा पहले। हाँ, चार्जेबल सप्लाई सबसे पहले, ठीक है। चार्जेबल सप्लाई, मतलब इसका समझेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ सबके नाम। एक एक होता है चार्जेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर। चार्जेबल सप्लाई, रुको मैं बॉक्स फॉर्दर बनाऊंगा। एक होता है जीरो रेट सप्लाई, ठीक है। जीरो रेट सप्लाई मतलब समझेंगे इसका। जीरो रेट का क्या? जीरो रेट है इसका। हाँ जीरो रेट है, बताऊंगा आपको। नील रेट सप्लाई, नील रेट सप्लाई, ठीक है। और एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। इसको बॉक्स में बनाऊंगा सबको। चलो, इस सब का मतलब समझेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सप्लाई में क्या था? एक होता टैक्सेबल, एक था नॉन टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल का क्या मतलब था? जिस पर जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल का क्या मतलब था? जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्सेबल में फर्दर बाइफरकेशन किसमें हुई? चार चीज़ों में। वो चार चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, चार्जेबल सप्लाई, चार्जेबल सप्लाई इसका क्या मतलब है? ब्लैक से ही करता हूँ इसको ब्लैक से ही करता हूँ। ब्लू से लिखूंगा इसको, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी। सर एक बात बताओ, अभी अपने ऊपर एक डेफिनेशन बताई टैक्सेबल सप्लाई की जिस पर जीएसटी लगता है। तो चार्जेबल सप्लाई की भी सेम सी लग रही है मुझे। सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सेम सी ही है। टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब था? विच इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज लाइवेबल टू जीएसटी। इसका मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज चार्जेबल टू सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, चार्जेबल का मतलब वही है कि इन पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी दोबारा? वो आपको आगे की डेफिनेशन की वजह से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई को पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, ब्लू से सर ब्लू से ही लिखूंगा, डोंट वरी। सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस चार्जेबल टू जीएसटी। ये आपकी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आगे एक कंसेप्ट आएगा उसके लिए, ठीक है। टू जीएसटी बट गवर्नमेंट हैव गिवन has given special incentive in case of export। ठीक है, सुनो सुनो, जीरो रेट का क्या मतलब है इसको रीड करो। सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस जो कि चार्जेबल तो है जीएसटी में, जिस पर टैक्स तो लगेगा, जिस पर टैक्स तो लगता है, लगना चाहिए, मतलब उन पर टैक्स लगना चाहिए,
लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दी है, गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दी है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस है जिन पर जीएसटी लगना चाहिए, जिन पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर एग्जेम्पशन दी है कि अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जीरो रेट का ये मतलब है। जीरो रेट का जो मतलब है ना वो एक्सपोर्ट से लिंक करता है। जीरो रेट सप्लाई का मतलब जो है वो एक्सपोर्ट से लिंक करता है। इन पर जीएसटी वैसे तो लगेगा, इन पर जीएसटी वैसे तो लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दी है कि अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट गवर्नमेंट इज गिवन स्पेशल इंसेंटिव इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, बट गवर्नमेंट इज गिवन स्पेशल इंसेंटिव इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज चार्जेबल टू जीएसटी, but government have given government has given special incentive in case of what, in case of export, that is about zero rate supply. Zero rate supply is directly linked to export. ठीक है, समझे आप? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नील रेट सप्लाई, नील रेट सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू नील रेट इन जीएसटी टैरिफ। ठीक है, मतलब देखो ये इसका मतलब है इन पर जीएसटी वैसे तो लग सकता है, टैक्सेबल सप्लाई तो है, इन गुड्स पर जीएसटी लग सकता है। देखो एक बात सुनो, ये टैक्सेबल सप्लाई तो है लेकिन अभी इन पर नील रेट है, ये टैक्सेबल सप्लाई तो है लेकिन अभी इन पर नील रेट है। सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस जिन पर नील रेट है इन जीएसटी टैरिफ, वैसे तो इन पर टैक्स लग सकता है, वैसे तो टैक्स लग सकता है, लेकिन अभी इन पर नील रेट है। मतलब समझे इसका? ठीक है, मतलब अभी टैक्स नहीं लग रहा, वैसे टैक्स लग सकता है। ठीक है, जीरो रेट का अलग मतलब था, इन पर वैसे जीएसटी लगता है, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दी है। एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दी है। नील रेट का क्या मतलब था? टैक्सेबल सप्लाई है, इन पर वैसे जीएसटी लग सकता है, लेकिन इन पर अभी नील रेट है, अभी जीएसटी नहीं लगता, अभी जीएसटी नहीं लगता, वैसे लग सकता है लेकिन अभी नहीं लगता। ठीक है, चलो आगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्पशन चैप्टर में इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वीडियो मेरी बंद होने वाली है जल्दी से, इसको हम खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। बस ये लास्ट है, 2 मिनट को और है गेस। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस चार्जेबल to GST, but to promote socio-economic objective, government has temporarily exempted such supply। ठीक है जी, सुनो अब इसको सुनो, ये लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट पॉइंट है इस कंसेप्ट का। एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस जो कि चार्जेबल टू है जीएसटी के, उन पर जीएसटी लगना तो चाहिए, लेकिन टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ने टेम्परेरी इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। मेरी वीडियो बंद हो गई है। ठीक है, तो सुनो इसको, बस ये खत्म करने के बाद हम इस कंसेप्ट को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो मतलब क्या है, अब मैं अपना लेजर पेन यूज़ करूँगा। याद करो जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी जो कि एग्जाम किया गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने याद आपको बोला था इसको हम गवर्नमेंट ने एग्जाम किया हुआ है, एग्जाम्प्ट। ठीक है, या फिर एक और चीज़, जब हम जीटीए पढ़ रहे थे, जब हम जीटीए में मैंने बताया था आपको टेम्पो वगैरह को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, याद है? मैंने आपको बताया था। या फिर कोई यूआरपी अगर जीटीए सर्विस ले रहा है और जीटीए आरसीए में टैक्स पे कर रहा है, वो भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो ये क्या मतलब है? एग्जाम्प्ट क्या मतलब है? मतलब एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब ये रहा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज चार्जेबल टू जीएसटी, उन पर जीएसटी लग सकता है। ऐसी सप्लाई जिन पर जीएसटी लग तो सकता है, बट टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ने टेम्परेरली उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है। वैसे तो देखो गवर्नमेंट चाहे ना तो एग्जाम्पशन हटा के, गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम्पशन को रिपील करके हटा के
दोबारा से उस पर जीएसटी लगा सकती है। लेकिन टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को लगता है अगर हम इन पे टैक्स नहीं लेंगे ना, अगर हम इन सर्विसेज पे टैक्स नहीं लेंगे, उस केस में क्या हो सकता है, गुड्स पे या सर्विस पे टैक्स नहीं लेंगे, उस केस में सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोई प्रमोट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो हॉस्पिटल की सर्विस है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गवर्नमेंट के दिल में आया, वैसे तो देखो हॉस्पिटल सेक्टर में भी कुछ एग्जाम्पन्स है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के दिल में आया यार यहाँ पे ना मुझे नहीं लेना चाहिए टैक्स, यहाँ पे मुझे नहीं लेना चाहिए टैक्स, तो गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया कि चल इस पर हम टैक्स ही नहीं लेंगे, इस पर टैक्स ही नहीं लेंगे अभी, वैसे जीएसटी लग सकता है, वैसे लग सकता है, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम नहीं लेंगे टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गवर्नमेंट ने टेम्परेली इसको एग्जाम्प्ट कर दिया है, एग्जाम्प्ट सप्लाई ये होती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको दोबारा से हम रीड करेंगे जल्दी से। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो लाइबल्ड है जीएसटी के, जिन पर जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा, विच इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। टैक्सेबल सप्लाई में 4 पॉइंट्स है, 4 अंदर बाइफर्केशन है। चार्जेबल सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, नील रेट सप्लाई, फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई। चार्जेबल सप्लाई सेम है कि इन पर तो जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीरो रेट का मतलब वैसे तो जीएसटी लग सकता है, वैसे लग सकता है, लेकिन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दिया है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दिया है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। नील रेट का मतलब वैसे तो टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन अभी नील रेट है, अभी नील रेट है, अभी नील रेट है, आगे लग सकता है, आगे लग सकता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई को टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है, वैसे ही लग सकता है, लेकिन टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है। बहुत फास्ट मैंने बोला है आपको, क्योंकि आपको बस समझना था। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज मैंने बहुत टाइम लगाया है, जब भी मैं चैप्टर को चालू करता हूँ थोड़ा टाइम लगाता हूँ, और ये चैप्टर भी छोटा है, वो जल्दी खत्म होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। खुश रहो और आगे बढ़ो।